Good morning, everyone. Today we are going to start a new poem from Flamingo textbook CBSE Class 12, having the title Aunt Jennifer's Tigers. Dear friend, this is the poem about the male chauvinism of the society. ये पोएम समाज में फैली हुई मेल चौविनिज्म यानी मनुष्य सत्तात्मक शक्ति के बारे में बताती है। अब ये मनुष्य सत्तात्मक शक्ति क्या होता है? तो आज भी दोस्तों, आज़ादी के इतने साल बाद भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार शायद कागजों में ही देना रह गया है। बाहर से देखा जाए तो बहुत सारे आपको पढ़े पढ़े उच्च कक्षा उच्च श्रेणी के पढ़े हुए शिक्षित नवयुवा और भद्र पुरुष नजर आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक सर्टेन क्राइटेरिया के बाद, एक सर्टेन रेडियस या परिधि या बाउंड्री के बाद एक लेवल तो आज भी ऐसा देखने को मिलता है जहां पे महिलाओं को खुद ही डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, यदि अगर आपकी ममा है और यदि उसको आज इवनिंग में कुछ डिनर बनाना है या लंच बनाना है या ब्रेकफास्ट बनाना है, तो अक्सर आपने अपने पापा से या अपने फादर से कहते हुए सुना होगा, आप बताएं आज क्या बनाएं, आप बताएं लंच में क्या बनाएं, आप बताएं ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, आप बताएं आज डिनर में क्या बनाएं। इट मीन्स ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बच्चों के एजुकेशन की बात हो, समाज में किसी तरह का रीति नीति कायदा रीति रिवाज परंपराओं को पालने की बात हो, रिश्तेदार नातेदारों से संबंध रखने की बात हो, रिश्तेदारों से संबंधित किसी कार्यक्रम से और उसमें आए हुए आपकी जिम्मेदारी को निर्वाह करने का भाव हो, इन सभी क्षेत्रों में एक भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें शायद महिलाओं को इस चीज का डिसाइड करने का या डिसीजन लेने का अधिकार प्राप्त हो। और मेरा दोस्तों ये मानना है कि ये सिर्फ केवल हमारे इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है। मोटे क्षेत्र से अगर देखा जाए तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अब यूनिवर्सल प्रॉब्लम कैसे? अगला प्रश्न आपके मन में आता होगा, क्योंकि हमारी ये जो पोइटेस है वो भी इसी थीम को लेकर के उन्होंने इस पोएम को लिखा है। यदि उनके समाज में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री से आती है, यदि यूरोपियन कंट्री में भी शायद अगर इस तरह की फ्रीडम यदि मिली होती आफ्टर मैरिड लाइफ, यानी शादी के बाद एक महिला को यदि अपने डिसीजन लेने की अगर परमिशन से अथॉरिटी मिली होती, तो शायद इस मुद्दे को वो शायद अपना पोएम का हिस्सा न बनाती, मुख्य विषय न बनाती और उसके ऊपर शायद वो पोएम ना लिखती। अब एक मैरिड वुमेन की क्या पैथेटिक कंडीशंस होती है, उसके बारे में ये पूरी की पूरी पोएम लिखी हुई है। तो ज्यादा देर न लें, आइए सीधे सीधे फर्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। विद इन द फर्स्ट स्टेंजा आप देखेंगे, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक आंट जेनिफर है, एक आंटी है जिनका नाम है जेनिफर। आप देख पा रहे होंगे कि उस वक्त दिस इज द पोएम वेन इट इज अ कंपोज्ड, इट इज 160-170 ईयर बैक। ये जो पोएम रची गई तो लगभग 150 और 160 या 70 वर्षों के पहले की बात होगी। उस वक्त मुख्य तौर से महिलाओं का फ्री टाइम में, जहां उन्हें फ्री टाइम मिलता था, तो वो अक्सर एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी। आप देख पा रहे होंगे उनके हाथ में एक कपड़े का पीस है, एक कपड़ा है उनके हाथ में, जिसपे उन्होंने एक पूरा कंप्लीटली वुडन बेल्ट लगा रखा है और उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक नीडल्स और वुलन थ्रेड की हेल्प से। और दूसरा आप देख पा रहे होंगे उसके अंदर उस एम्ब्रॉयडरी में क्या बना रही है, उस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है। देखिए, ग्रीन फॉरेस्ट दिख रहे होंगे। इसके अलावा दूसरी इमेज अगर आपको दिख रही होगी, वो कंप्लीटली टाइगर्स की पिक्चर्स है। The first stanza is completely related about the forest and that these tigers only. And Jennifer's tiger prance across a screen. पोएटेस कहती है, कवियत्री कहती है कि आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए जो टाइगर्स हैं, प्रांस इट मीन्स मूव करते हैं, स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन,
इस स्क्रीन के ऊपर, इस कपड़े के ऊपर बनाया हुआ जो पूरा जंगल है, उस जंगल में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ब्राइट, टोपास, और अब इनका कलर क्या है? चमकीला, टोपास। टोपास का कलर कैसा होता है? ब्राइट येलो कलर का होता है। ठीक जिस तरह से टोपास का ब्राइट येलो कलर होता है, ठीक इन टाइगर का भी ब्राइट येलो कलर है। डेनिजन, अच्छा अब ये रहते कहाँ हैं? देन लिव, इट मीन्स द नेटिव ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। इस पैनल के ऊपर बनाए हुए जो ग्रीन फॉरेस्ट आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए हैं, ये टाइगर उसी ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं। एंड मोर ओवर, सबसे बड़ी बात, दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जैसा कि मैंने आपको माइंड मैप में बताया इंट्रोडक्शंस में कि आफ्टर द मैरिज महिलाएं अक्सर पुरुषों के द्वारा टॉर्चर की जाती रही है, और पुरुष महिलाओं को डिसीजन लेने में उनको अपना शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर नहीं बनाना चाहते, और अक्सर वो उनको डरा के धमका के रखते हैं। तो यहां टाइगर हैं, वो उनसे डरते नहीं हैं। तो ये बात कहां से आई सर? अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं सिर्फ इस ग्रीन फॉरेस्ट की और टाइगर की बात कर रहे हैं। जी नहीं, जो ग्रीन फॉरेस्ट आप देख पा रहे हैं, इसी ग्रीन फॉरेस्ट में एक जगह एक पेड़ के नीचे एक इंसान भी खड़ा हुआ है। तो आंट जेनिफर कहती है कि ये जो पेड़ के नीचे इंसान खड़ा हुआ है, ये इंसान शायद आफ्टर मैरिड महिलाओं को डरा सकता है, समाज की महिलाओं को डरा सकता है, लेकिन ये इन टाइगर को नहीं डरा सकता। अर्थात टाइगर बेखौफ और निडर होकर के घूमते हैं, वो किसी भी कंडीशन में इस इंसान से डरने वाले नहीं हैं। द पैस इन स्लीक एंड शिवालरी, वो बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही बेखौफ होकर के और एक वॉरियर की तरह। डियर फ्रेंड, वॉरियर की क्वालिटी होती है, वो जितना ब्रेव होता है वो उतना पोलाइट भी होता है। लाइक अ वॉरियर, वो बहुत ही ब्रेव और पोलाइटली इस जंगल में रोम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और दे आर द फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। उन टाइगर को देखने पर आपको लगेगा कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, उनके मन में किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर बिल्कुल दूर दूर तक कहीं देखने को नजर नहीं आता। आई होप फर्स्ट स्टेंजा आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेंजा। अब वो डर उसके ऊपर कितना हावी है, किस लेवल तक आंट जेनिफर डरी हुई है, वी विल नो थ्रू द स्टेंजा नंबर सेकेंड। अब आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल। जैसे कि मैंने कहा, वो एम्ब्रॉयडरी बना रही है, तो एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए क्या चाहिए? अ पीस ऑफ द क्लॉथ, अ नीडल और अ वुलन थ्रेड और अ बैंड। अब जिस नीडल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो इतनी डर रही है कि उसे उसकी उंगलियां इतनी कांप रही है कि वो अपनी अंगुलियों से ढंग से उस नीडल को भी पकड़ नहीं पा रही है। सोचिए किस लेवल तक वो मेंटली रूप से टॉर्चर होगी, किस लेवल तक वो टेरिफाइड होगी। उस लेवल तक वो डरी हुई कि उसकी अंगुलियां कांप रही है, और उस लेवल तक कांप रही है कि उसके हाथ में जो मौजूद जो नीडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ढंग से वो अंगुलियां उन नीडल को भी नहीं पकड़ पा रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल्स हार्ड टू पुल। जो मैं आपको यही बता रहा हूं, वो ये नीडल किसकी बनी हुई है? आइवरी की बनी हुई है। आज तो हमारे पास मेटल की बनी हुई नीडल्स होती है, प्लास्टिक की बनी हुई नीडल्स होती है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द 150, 160, 170 ईयर्स बैक। उस दौरान मेटल की उस वक्त इतनी कॉमन नीडल नहीं हुआ करती थी। उस वक्त सिर्फ हाथी के दांत की बनी हुई, टस की बनी हुई नीडल हुआ करती थी। दैट्स नोन एज ए आइवरी नीडल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर उनके हस्बैंड से अगर टेरिफाइड होती थी, तो अभी तो जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उनके हस्बैंड तो अभी नहीं मौजूद है। देन हु इज देयर हु इज स्कोल्डिंग एंड टेरिफाइंग टू हर? कौन मौजूद है जो शायद उसको डरा रहा है? बिल्कुल नहीं, उनके हस्बैंड बिल्कुल नहीं मौजूद है उस वक्त। लेकिन वो अपने हस्बैंड का एटीट्यूड अच्छी तरह से जानती है। और आप इसकी अंगुली में देख पा रहे होंगे, देखिए एक साइड में आपको एक रिंग दिख रही होगी। ये देखिए, ये रिंग तब पहनाई गई जब उनकी शादी हुई थी, और जब भी वो एम्ब्रॉयडरी करती हुई जब उसकी नजर उस रिंग के ऊपर पड़ती है, उस रिंग को यहां पे दोस्तों वेडिंग बैंड कहा गया है। वेडिंग बैंड, इट मीन्स द रिंग विच हैव बीन गिवन टू आंट जेनिफर एट द टाइम ऑफ द वेडिंग। यानी शादी के दौरान उनको पहनाई गई जो रिंग है, जब जब भी उसकी नजर उस रिंग के ऊपर पड़ती है, तब तब भी उन्हें अंकल की याद दिलाती है। और जैसे ही अंकल की याद आती है, वो आतंक, वो डर उनके मन में खौफ सा भर जाता है,
और जिसका परिणाम है कि उनकी याद आते ही उनकी अंगुलियां डर के मारे कांपने लगती है। उम्मीद करता हूं ये दूसरा स्टेंजा भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेंजा। अब आप तीसरे स्टेंजा में देख पा रहे होंगे, When aunt is dead, her terrified hands will lie, and still ringed with ordeal she was mastered by. अब हमें पोइट्री यहां कहती है कि जब वो जिंदा है तब तक इतनी खौफजदा है कि उनकी उंगलियां इतनी कांप रही है कि ढंग से वो हाथ में उस नीडल को भी नहीं पकड़ पा रही, और ये डर अभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि मर भी गई ना तो इनके मरने के बाद भी इनके हाथ भी उतने ही कांप रहे होंगे जितने जिंदा जी कांप रहे हैं। और साथ ही वो रिंग मरने के बाद भी जब तक उनके अंगुलियों में रहेगी, हाथ में रहेंगे, तब भी उनका हाथ वैसा ही, वो अंगुलियां वैसे ही कांप रही होगी डर के मारे में, क्योंकि वर्षों से उसने उस रिंग को पहना हुआ है। मास्टर्ड बाय का मतलब यह है कि यानी जब से शादी हुई है तब से लेकर मरने तक वर्षों बीत गए, लेकिन उन्होंने उस अंगुली से उस रिंग को कभी निकाला नहीं। सच मानो, अगर यूं कहें कि शायद रिंग पहनने में उनको शायद मास्टरी हो चुकी है कि एक बार भी वो रिंग उनकी अंगुली से कभी बाहर नहीं निकल पाई। यानी मरने के बाद भी वो खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अंगुलियां वैसे ही कांप रही होगी क्योंकि मरने के बाद भी ये रिंग उनकी अंगुली में होगी। अच्छा, ओके, आंट जेनिफर तो मरने के बाद चलो फिर भी टेरिफाइड होगी, न जिंदा है न तब भी, जिंदा है तब भी वो डर रही है, मरने के बाद भी वो डरती हुई रहेगी, खौफ में जी रही है और मरने के बाद भी खौफ में रहेगी। तो उन टाइगर्स का क्या, जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं? लेट्स गेट अबाउट इट। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन इस पैनल में जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, लेकिन ये टाइगर कभी किसी से डरने वाले नहीं। ये उतना ही प्राउड के साथ, ये उतना ही ब्रेवरी के साथ इस जंगल में घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे बेखौफ होकर। किसी इंसान की कोई ताकत नहीं जो इन टाइगर्स को डरा दे। उम्मीद करता हूं ये लास्ट स्टेंजा भी आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि कभी कभी आपके मन में इस पोएम को पढ़ते हुए क्वेश्चन आता होगा कि आखिरकार आंट जेनिफर ने इस पैनल के ऊपर टाइगर ही क्यों बनाए? वो चाहती थी तो कुछ और भी बना सकती थी, किसी और एनिमल की को पोर्ट्रे कर सकती थी, उसको डेपिक्ट कर सकती थी। यदि अगर वो किसी और जानवर को या एनिमल की अगर पोर्ट्रेट करती पिक्चर बना करके, तो दोस्तों शायद वो अपनी एक एस्पिरेशन है, अपनी छुपी हुई इच्छा है, जो डिजायर है, शायद वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाती। टाइगर जितने बेखौफ हैं, फुल ऑफ फ्रीडम हैं, फुल ऑफ लिबर्टी हैं, और निडर होकर जब चाहे जैसे चाहे वो जंगल में फ्रीली घूम सकते हैं, रोम कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्रीडम है, वो अपनी मन चाही इच्छा के अनुसार वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं। जबकि आंट जेनिफर की लाइफ ठीक उसके 180 डिग्री अपोजिट थी। दैट्स वाई आंट जेनिफर चाहती थी कि उनको भी इन टाइगर की जैसी ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ को जीने में। वो ऐसे तो बोल नहीं सकती थी डर के मारे, लेकिन इस पोर्ट्रेट के थ्रू वो अपनी इच्छा को दिखाना चाहती है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेंजा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज गए हैं। एट फर्स्ट आप देखेंगे तो सिंबोलिज्म का बहुत शानदार ढंग से यूटिलाइजेशन हुआ है। आप देखेंगे यहां टाइगर का एग्जांपल लिया है, टाइगर बनाए गए हैं। अब टाइगर किस चीज के सिंबल है? जैसा कि हमने बात किया है फर्स्ट स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा में, टाइगर फ्रीडम के सिंबल है, जो बिल्कुल एकदम स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की फ्रीडम है, लिबर्टी का सिंबल है, करेज, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंड पावर, ताकतवर है, माइटी है। तो यहाँ टाइगर फ्रीडम, करेज और पावर, यानी इन तीनों को के सिंबल के रूप में टाइगर को प्रेजेंट किया गया है। चलिए, पोएम में वेडिंग बैंड किस चीज का सिंबल है? ये जो वेडिंग बैंड है वो ऑपरेशंस एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज है, यानी शादी के बाद जो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं पुरुषों द्वारा महिलाओं के ऊपर, वो, और ऑपरेशन का मतलब दबाना, सप्रेस करना, ये उस चीज का, प्रताड़ना का प्रतीक है। चलिए, अगेन
देखेंगे तो दूसरा एक पोएटिक डिवाइस है इमेजिनरी, जहां आपके सामने अगर कोई शब्द आता है तो आपके और हमारे माइंड में एक इमेज चलने लगती है, पिक्चर बनने लगती है और हम इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लाइन में कहा गया है कि इनका कलर कैसा है, ब्राइट टोपास डेनिजन्स। जैसे ही टोपास का नाम आता है और ब्राइट आता है, हमें टोपास की इमेज हमारे इमेजिनेशन में आने लगती है कि पूरी तरह से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से ब्राइट है और डार्क येलोइश कलर का है। और इसमें उसके कलर की ब्राइटनेस की इमेज आने पर हम टाइगर के कलर को उसके साथ रिजेंबल कर लेते हैं। दूसरा देखिएगा, प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। रोम कर रहे हैं, प्राउड यानी बेखौफ हैं, गर्व से भरे हुए हैं, ब्रेव हैं, अनअफ्रेड बेखौफ होकर के चल रहे हैं। तीनों का सिमिलरली एटलीस्ट नियर बाय मीनिंग होगा। तो इस तरह के शब्द भी सुनते हैं तो हमें किसी एक माचो स्टाइल, किसी एक वॉरियर की याद आती है, एक इमेज बनती है कि इस तरह का सीन या इस तरह की क्वालिटी तो किसी एक वॉरियर की होती है, एक योद्धाओं की होती है। तो जब ये शब्द सुन करके यदि हमारे मन में किसी वो एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइप की इमेज बनने लगती है, दैट्स इज यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस इमेजिनरी। अब लेते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस के यूज की तरफ। आप देख पा रहे होंगे प्राउंसिंग, प्राउड और फिंगर फ्लटरिंग। प्राउंसिंग वर्ड है, आप देखेंगे तो पी है, प्राउड में भी पहला अक्षर पी है, फिंगर में पहला अक्षर एफ है और फ्लटरिंग में पहला अक्षर एफ है। यानी जब किसी भी वर्ड का एक लेटर बार बार रिपीट होता है, दैट्स कॉन्सोनेंट, वोवेल नहीं, वहां एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस माना जाता है। और जहां वोवेल्स रिपीट्स होते हैं वहां पे एजोनेंस होता है। खैर, यहां एलिट्रेशन का यूज हुआ है बहुत ही शानदार ढंग से। लास्ट है कॉन्ट्रास्ट, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। द फियरलेस टाइगर्स आर कॉन्ट्रास्ट विद आंट जेनिफर्स फ्रेल एंड ऑप्रेस नेचर। कॉन्ट्रास्ट कैसे? एक आंट जेनिफर है जो खुद डरी हुई है, आतंक के साये में है, फ्रीडम नहीं है, साहस नहीं है। दूसरी ओर उसके द्वारा बनाए गए टाइगर्स हैं, उसके पास वो सब कुछ है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, ब्रेवरी है, सब कुछ है, जो टोटली एक दूसरे के अपोजिट दिखाता है। तो यहां कॉन्ट्रास्ट का मतलब होगा अपोजिट। उम्मीद करता हूं पोएटिक डिवाइस के साथ ये पूरी पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब और कुछ पोएटिक डिवाइस हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब दूसरा इससे इस्तेमाल हुआ है एक आयरनी का। आप देखेंगे पूरी तरह से आप देखें तो आंट जेनिफर्स जब खुद इतने बोल्ड और फ्रीडम वाले क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकती है, तो दूसरी तरफ देखेगा वो खुद ही उसके ऊपर शिकार है। जब दूसरों को बोल्ड बना सकती है तो वह खुद नहीं कर सकती? नहीं, एक ऐसी स्थिति में रखी गई है जहां पे वो चाह करके भी खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकती। दैट्स वाई हियर इट इज कंसिडर्ड द आयरनी। पर्सोनिफिकेशन कैसे? आप देखेंगे यहाँ वर्ड प्राउड और अनअफ्रेड का यूज किया गया। ओफन ये इंसानों के लिए यूज किया जाता है, दैट्स वाई। और यहां किसके लिए यूज किया है? टाइगर्स के लिए यूज किया है, इसीलिए इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। एंड एंजाबमेंट, एंजाबमेंट का मतलब होता है जब कोई एक सेंटेंस लगातार बिना किसी पंक्चुएशन और कोमा के लगातार चलता रहता है, वो पूरा स्टेंजा, तो वहां विदाउट पंक्चुएशन के, तो उसे एंजाबमेंट कहा जाता है। जैसा कि आप हर स्टेंजा में देखेंगे बीच में कहीं किसी तरह का कोई पंक्चुएशन नहीं आता। अब लास्ट हमारा है मेटाफर। अब मेटाफर का मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अब आंट जेनिफर के हाथों की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे उनके हाथों में क्या है? लैक ऑफ कंट्रोल है, एंड कांस्टेंट ऑफ द लाइफ, वहां उनमें एक लाइफ की कमी है, एक एनर्जी की कमी दिख रही है, क्योंकि शी इज कंप्लीटली अंडर द स्पेल ऑफ, कह सकते हैं, टेरिफाइड। द टाइगर्स एक्ट एंड मेटाफर फॉर हर इनर डिजायर एंड रिप्रेस्ड इमोशंस। और उसकी अंदर की जो इच्छा है, वो इच्छा टाइगर के साथ हुई है। अंदर क्या इच्छा है? कि वो भी ब्रेवरी उसके अंदर हो, उसको भी फ्रीडम मिले, बेखौफ होकर के घूमे, जब चाहे वैसी उसे फ्रीडम मिले। और ऐसी फ्रीडम किसमें है? टाइगर के साथ है। दैट्स वाई ये इनडायरेक्ट इसकी डिजायर का कंपैरिजन है। इन दिस वे वी कंप्लीटेड द पोएम। आई होप विद यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मिलेंगे दोबारा किसी नई पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।